नमस्कार स्टूडेंट्स। करियर मेकर्स कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम टाइम टू टाइम बेटा आप लोगों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग टॉपिक्स की वीडियोस लाते रहते हैं। और अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आती हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारे द्वारा वीडियो अगर बनाई गई है तो उसका अलर्ट आपको आ सके और आपको जल्दी से जल्दी वो वीडियो पहुंच सके। बेटा जो एट प्रेजेंट हमारा करंट में बैच चल रहा है, ये करंट में जो बैच चल रहा है ये एक फ्री बैच है। इस बैच की खासियत ये है कि बच्चा अब हमारे साथ मिलकर तैयारी करे, हार्डवर्क करे और जैसे ही उसका एग्जाम क्लियर हो जाए उसके बाद उसको फीस देनी है। आपको मात्र केवल रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप लोग को फ्री लाइव क्लासेस दी जाएगी, फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी जाएगी, फिजिकल प्रैक्टिस फॉर डिफेंस जॉब्स ये भी फ्री दिया जाएगा। साथ साथ में फ्री रिकॉर्डेड ऑफलाइन क्लासेस दी जाएगी। ये फ्री ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस इसलिए है कि कई बार लाइव क्लासेस में बच्चा डाउट तो क्लियर कर लेता है, लेकिन जब वो घर पे बैठा होता है, पढ़ रहा होता है, सेल्फ स्टडी कर रहा होता है तो उस समय कुछ चीजें उसके माइंड से स्किप हो जाती हैं। वो चीजें स्किप ना हो इसलिए उसको फ्री रिकॉर्डेड ऑफलाइन क्लासेस दी गई हैं। साथ साथ जो बच्चे नए तैयारी में जुड़े हैं और जो बच्चे काफी समय से तैयारी कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसे बच्चों के लिए हम मॉरल सपोर्ट अपने टीचरों के माध्यम से या अपने ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से करते रहते हैं ताकि बच्चे को एक मॉरल सपोर्ट मिले, बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस आए किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का। यहाँ बात एग्जाम की है तो वो सरकारी नौकरी से रिलेट है। अगर आप इन इस कोर्स से रिलेट किसी भी प्रकार की क्वेरीज करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या इन पे फोन भी कर सकते हैं, जिन जो नंबर है 99992425838527224700। 10 से 6 आप इस पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ज्योग्राफी से रिलेट है और ज्योग्राफी हमारे संदीप सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है, जो कि काफ़ी अनुभवी टीचर हैं, जो बच्चों को हर पॉइंट को, हर कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और साथ साथ उन क्वेश्चंस को क्लियर करना सिखाएंगे कि जो कि एग्जाम में एकदम पैटर्न पे आते हैं। उसी पैटर्न पे आपको पढ़ाया जाएगा तो बच्चे बड़े ध्यान से आप लोग को पढ़ना है और साथ साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको। ज्योग्राफी से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसको मिस ना करो। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। जो प्री हिमालयन रिवर का जो सेक्शन था, इसमें आपने इंडस और सतलुज रिवर का सिस्टम देखा, ठीक है। यही हुआ था हमारा। तो यहाँ से आपने इंडस रिवर को जाते हुए देखा, यहाँ से आपने सतलुज रिवर को जाते हुए, ये दो सेक्शन हमारे हो गए। क्या यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर है? जो क्लास में उपस्थित थे मैं उनकी बात करूंगा, बाकी जो नहीं थे मैं उनकी बात नहीं करूंगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ से एक नदी निकलेगी ऐसे, जो इसमें जाकर मिलेगी। उधर से एक नदी आएगी, वो इसमें मिलेगी। फिर यहीं से दो नदियां मिलेंगी ऐसे, एक जाकर इसमें और दूसरी नदी एक जाकर इसमें। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? कौन कौन सी नदियां आई है? फिर एक नदी ऐसे इसमें मिलेगी, बाकी इधर से तीन नदियां। ये हमारा लास्ट डिस्कशन था, ठीक है। उसके साथ ही इंडस रिवर वाटर ट्रीटी को भी हमने देखा था लास्ट क्लास में। इंडस रिवर वाटर ट्रीटी लास्ट क्लास में हमने देखी थी, वो मैंने समझा दिया था कि कौन कौन सी नदियों को। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो है प्री हिमालयन रिवर की जो सबसे मेन है, वो है ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर। तो नाउ अब हम देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो फ्लोटिंग एरिया है वो कहाँ से है, किस तरीके से है, और वो किस तरीके से किधर बहती है, और वो उससे कौन कौन सी नदियां मिलती हैं आकर, और उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उससे क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देखें।
देखिए यहीं पर ही तिब्बत के पठार के पास मानसरोवर झील के पास ही मानसरोवर झील से ही मानसरोवर झील से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। अब उसका रूट देखिए कैसे फ्लो होती है। तो पहले मैं थोड़ा सा मैप को जूम इन करना चाहूंगा, मैप को जूम इन करके यहाँ से, तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलेगी और ऐसे फ्लो होते हुए जाएगी। यहाँ पर एक पीक है, कौन सी पर्वत है, कौन सा पर्वत है, कोई बताएगा ये कौन सा पर्वत? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस माउंटेन? वेरी गुड, नामचा पर्वत। तो नामचा पर्वत के ये नॉर्थ में से ऐसे मूव करेगी और ये देखिए यहाँ से ये वाला एरिया, ये कट है, ये यहाँ से इस कट से एंट्री करेगी इस तरीके से और ऐसे एंट्री करेगी और ये फ्लो होते हुए जाएगी यहाँ पर। ये है इंडिया का बॉर्डर, असम और बांग्लादेश यहाँ पर। और फिर उसके बाद ये नदी ऐसे नीचे मूव कर जाएगी बांग्लादेश में, ये ऐसे चलेगी। अब इस रिवर से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं? पहला तो ये हो गया इसका फ्लोटिंग जोन, कि ये इस तरीके से फ्लो होते हुए जा रही है, नामचा बरुआ के नॉर्थ से फ्लो कर निकलती है। उसके बाद आप देखेंगे जब ये नदी यहाँ से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है यहाँ पर, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये जो रीजन है, ये रीजन है तिब्बत का चाइना वाला रीजन। ठीक है, तो चाइना है, चाइना में तिब्बत है। तो इस रीजन में इस नदी को, जो ब्रह्मपुत्र है, इस नदी को बोला जाता है सांगपो। क्या बोला जाता है? सांगपो नदी। इसी ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत वाले रीजन में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नदी। अब ध्यान से देखिए दोबारा से, ये है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील के समीप से ये नदी निकली और इस तरीके से फ्लो होते हुए जा रही है, नामचा बरुआ के नॉर्थ से निकलकर ये नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी यहाँ से। आपको ये कट स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, देखिए इस कट से प्रवेश करती है। इस कट का नाम पूछा जाता है एग्जाम में, ये बताओ जिस एरिया से ये नदी प्रवेश करती है भारत में अरुणाचल प्रदेश में, उसे क्या कहते हैं? तो ये जो कट है, जिस जिस कट से भारत में सांगपो नदी प्रवेश करती है, उसका नाम है दिहांग गॉर्ज। ठीक है, इसका क्या नाम है? दिहांग गॉर्ज। अब देखिए यहां से ये नदी प्रवेश कर गई दिहांग गॉर्ज से अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जैसे ये प्रवेश करेगी, ये आ गया अरुणाचल प्रदेश। ये इतने रीजन, ये इतना रीजन है, ये इतना रीजन है अरुणाचल प्रदेश का। तो इस रीजन में, इस इतने रीजन में इस नदी को, इस इतने रीजन में इस नदी को कहा जाता है दिहांग नदी। इस नदी के नाम से जाना जाता है दिहांग नदी। अब जैसे ही ये नदी अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करेगी असम में, तो ये असम में ऐसे जाएगी, ये इसका असम तक का रीजन। असम में इस नदी को जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी का। ब्रह्मपुत्र, ठीक है, असम में इस नदी को बोला जाता है ब्रह्मपुत्र। ध्यान से देखिए, इस पॉइंट से ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, जहां पर ए पॉइंट है इस जगह का नाम है सादिया, और जो बी पॉइंट है इसका नाम है धुबरी। तो सादिया से लेकर धुबरी तक, सादिया से लेकर धुबरी तक इस नदी पर नेशनल वाटरवे नंबर 2 है। जैसे नेशनल हाईवे होता है, ऐसे ही है नेशनल वाटरवे नंबर 2।
तो NW1 भी मैं बताऊंगा आपको, बट फिलहाल NW2 देख लीजिए आप। तो राष्ट्रीय जल मार्ग 2 किस नदी पर है और कहां से कहां तक है? सादिया से धुबरी तक। और इसे ही इस क्षेत्र में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, ये नदी जब यहाँ पर असम में फ्लो कर रही है, इसी नदी में बीचों बीच यहाँ पर एक आइलैंड है। इसी नदी पर जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जो पीछे से आ रही है, इसी नदी पर असम वाले क्षेत्र में बीचों बीच एक आइलैंड, और इस आइलैंड का नाम, एक सेकंड होल्ड कीजिए, असम में इसी नदी पर एक आइलैंड है। इस आइलैंड का नाम कोई बताएगा? किसी को पता हो तो? देखिए, इस आइलैंड का नाम है माजुली आइलैंड। क्या नाम है? माजुली आइलैंड। और ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड। तो ध्यान रखना, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कौन सा है? माजुली। कहाँ पर है? असम में। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी। असम में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं जो कि इसी नदी के किनारे आसपास हैं। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर मानस, कांजीरंगा, डिब्रू सैखोवा, बहुत सारे नेशनल पार्क। जनरली जो कांजीरंगा नेशनल पार्क है वो बिल्कुल इसके समीप, इस नदी के समीप। और कांजीरंगा नेशनल पार्क भारत में एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कांजीरंगा नेशनल पार्क में ज्यादा मात्रा में राइनो मिलते हैं। एक सींग वाले गैंडे कांजीरंगा नेशनल पार्क में उपस्थित हैं। हर साल क्या होता है, ज्यादा वर्षा के कारण चाइना इधर से पानी छोड़ देता है ब्रह्मपुत्र नदी में, और इस क्षेत्र में भी काफी वर्षा होती है, एज यू नो वेरी वेल। अधिकांश वर्षा के कारण इस नदी में बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ आने से इस के आसपास के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क है, उनमें पानी घुस जाता है, जिसकी वजह से कई राइनोस और अन्य जानवर हर साल प्रभावित होते हैं। इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो यहाँ से इसको लेकर इतने प्रश्न आप याद रखें, ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको कहा गया सांको, देन एंटर करा तो दिहांग, दिहांग के बाद ब्रह्मपुत्र, और ये पहुंच गई बांग्लादेश के बॉर्डर पर। जैसे ही ये नदी बांग्लादेश के बॉर्डर पर पहुंचती है और बांग्लादेश में एंटर करती है, इसका नाम बदल जाता है और इसका नाम हो जाता है जमुना। यमुना नहीं, जमुना। क्या नाम हो जाता है? जमुना। अब देखो, जमुना यहां तक पहुंची है, बस यहां तक पहुंची है जमुना। आगे क्या होता है, ध्यान से देखो। आगे क्या होगा कि यहां से एक नदी निकलेगी और ऐसे फ्लो करती हुई आएगी, और ऐसे फ्लो करते हुए आकर इससे मिलेगी, और ये नदी है गंगा। और जब गंगा एंट्री करेगी बांग्लादेश में, तो गंगा का नाम हो जाएगा पद्मा। ध्यान से देखिएगा, जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में एंट्री करी, इसका नाम हो गया जमुना, यमुना नहीं। और इधर से जो गंगा आ रही है, गंगा जैसे ही बांग्लादेश में एंट्री करती है, इसका नाम हो जाता है पद्मा। और जब पद्मा और जमुना मिलेंगी, तो इनकी आगे एक कंबाइंड धारा बनेगी और ऐसे फ्लो करती हुई जाएगी, और इस धारा का नाम है मेघना। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई।
तो देखो ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ पर बोला गया सांगपो, यहाँ पर बोला गया दिहांग, यहाँ पर बोला गया ब्रह्मपुत्र, और ये हो गई जमुना। और जमुना आधे बांग्लादेश में, उसके बाद इसी का नाम आगे जाकर मेघना हो जाता है जब ये गंगा नदी से मिलती है या पद्मा नदी से मिलती है। ठीक है, तो गंगा का नाम भी कई जगह चेंज होता है। जैसे गंगा यहाँ से निकली तो इसका नाम भागीरथी, फिर गंगा, फिर पहुंची गंगा, फिर पश्चिम बंगाल में इसका नाम फिर से भागीरथी, और फिर इधर गई तो पद्मा, और फिर इसका नाम मेघना। तो पद्मा और जमुना मिलकर मेघना बनती है, ये आप याद रखें। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला रेट रेट। तो देखो यहाँ मानसरोवर झील से निकली ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे जा रही है, इसको कहा गया सांगपो। यहाँ से दिहांग, दिहांग से एंट्री करी असम में, असम में उसको ब्रह्मपुत्र, फिर ये गई इधर हो गई, और ये गिर गई जाकर यहाँ। इधर से आएगी एक नदी जिसका नाम गंगा है, और फिर ये जब बांग्लादेश में इससे मिलेगी तो पद्मा, पद्मा मिल गई तो यहाँ से नई धारा बन गई, और इसका आगे नाम मेघना। आई होप आपको समझ में आया। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का ट्रैक हो गया। और यहाँ से अब देखिए, ये है सिक्किम, ये है सिक्किम। तो इस सिक्किम वाले क्षेत्र से एक नदी निकलती है, ऐसे प्रवेश करते हुए जाती है और इसमें मिल जाती है। ठीक है, ऐसे प्रवेश करती हुई जाती है और इसमें मिल जाती है। इस नदी का नाम है तीस्ता नदी। क्या नाम है? तीस्ता। फिर इधर भूटान वाले क्षेत्र से कुछ नदियां निकलती हैं, ऐसे इसमें मिलती हैं। ठीक है, तो इन दोनों नदियों के नाम आप याद रखेंगे, सुबनसिरी, मैं भी लिखवा दूंगा आप लोगों को, या लिख लीजिए शॉर्ट में कहीं पर, सुबनसिरी और धनसिरी। बाकी रिकॉर्डिंग जाएगी, आप वहां से भी लिख लेना। सुबनसिरी, धनसिरी। तो तीस्ता, सुबनसिरी, धनसिरी, ये तीन इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, ऐसे एंट्री करी, ऐसे गई ये, तो यहाँ से इसमें तीन नदियां आकर मिलेंगी। एक है तीस्ता, दूसरी सुबनसिरी, तीसरी धनसिरी। उसके बाद आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश में यहाँ से एक नदी आकर इसमें मिलती है, और एक और नदी आकर मिलती है, दो दो नदियां आकर इससे मिलती हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में जो दो नदियां इससे मिलती हैं आकर, एक का नाम दिहांग है, दिबांग सॉरी, दिबांग, और एक का नाम लोहित, लोहित। एक और एक दो, आपको इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज याद रखनी है। 3 राइट बैंक से और 2 लेफ्ट बैंक से, 3 राइट बैंक से और 2 लेफ्ट बैंक से, दिबांग और लोहित। आपको कोई नहीं पूछेगा कि कौन सी क्या है, बट ये पूछा जाएगा राइट बैंक और लेफ्ट बैंक। नहीं तो सिर्फ ये पूछा जाता है एग्जाम में कि बताओ इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी है या नहीं है। ठीक है, तो अब ब्रह्मपुत्र नदी पर किसी भी बच्चे का कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। और इस ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो हैंड रेज कर ले, मैं माइक ऑन कर दे रहा हूँ, अपना डाउट क्लियर कर। एनीवन?
हाँ मोहित बोलो। सर तीस्ता सिक्किम से और सुबनसिरी और धनसिरी भूटान से निकलती है। तीस्ता निकलती है इधर सिक्किम के पास हिमालय की पहाड़ियों से, और बाकी जो है धनसिरी सुबनसिरी वो भी इसी हिमालय की पहाड़ियों से ही निकलती है। तो यहाँ पर हम पर्टिकुलर भूटान नहीं कहेंगे, हिमालय की पहाड़ियों का नाम ले देते हैं कि हिमालय की तराई क्षेत्र से पहाड़ियों से निकलती हैं तीनों नदी। ठीक है। ओके, थैंक यू। और बताओ किसी का कोई डाउट। चलिए, तो सभी को क्लियर होगा। अब देखिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। अब आपको तीन बड़ी नदियां दिख रही हैं फ्लो होते हुए, यहाँ से ऐसे निकली एक, वहीं से दूसरी, यहाँ से ऐसे निकली एक, वहीं से दूसरी एक निकली एक, और उसी पास उसी के समीप से एक तीसरी नदी निकली एक। ठीक है, तो तीन नदियों का गढ़ आसपास में ही है, तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप ही है, ज्यादा दूर नहीं है। इसका इसका और इसका, और ये सारी हिमालय के उस पार से निकलती है, देख लो हिमालय के उस पार से, इसको लो, इसलिए इनको ट्रांस हिमालयन रिवर या प्री हिमालयन रिवर के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं हिमालय हिमालय की नदियों में। जब हिमालय की नदियों में आएंगे तो हिमालय की नदियां उस तरफ तो नहीं जाएंगी, इस तरफ ही जा रही हैं। भाई उस तरफ भी जाती होंगी थोड़ी बहुत, तो हमें उधर से लेना देना कुछ है नहीं। मान लो उधर चाइना की तरफ जा रही है हिमालय की नदियां, उनसे हमें क्या लेना, हमें सिर्फ इस तरफ की नदियों से ही लेने देना। तो अब हिमालय की नदियां ये यहाँ से यहाँ तक आपको पता है ग्रेटर हिमालय है, तो हिमालय की नदियां जो निकलती हैं वो इस तरीके से निकलेंगी, भारत में आएंगी। हमें उन्हीं नदियों को समझना है कौन कौन सी। तो अब हमारा जो आज का है प्री हिमालयन रिवर के बाद दूसरा सेक्शन, वो है हिमालयन रिवर्स, हिमालय की नदियां। तो हिमालयन रिवर्स में दो नदियां मेन है, पहली है गंगा और दूसरी है यमुना। ठीक है, बाकी इनकी ट्रिब्यूटरीज, बाकी इनकी ट्रिब्यूटरीज सबसे ज्यादा गंगा की ट्रिब्यूटरीज। तो अब हम कॉपी पर हेडिंग डालेंगे गंगा रिवर सिस्टम। होल्ड की देख सकते हैं। तो गंगा रिवर सिस्टम देखते हैं। गंगा रिवर सिस्टम को समझने के लिए हमें गंगा का ओरिजिनेशन, गंगा का फ्लोटिंग डायरेक्शन ये देखना पड़ेगा, फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज देख लेंगे, आपका गंगा रिवर सिस्टम कंप्लीट। तो अब देखिए गंगा रिवर सिस्टम को समझते हैं। जब बात करते हैं गंगा नदी की, तो आप देख सकते हैं ये है उत्तराखंड। ठीक है, तो इस उत्तराखंड में यहाँ पर मैंने बताया था कि ग्रेटर हिमालय है ये, ग्रेटर हिमालय की पहाड़ियां जा रही है उत्तराखंड में। तो इसी उत्तराखंड में यहाँ पर एक सेकंड होल्ड कीजिए।
तो देखिए यहाँ पर उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है। उत्तराखंड में कई सारे ग्लेशियर हैं। तो उत्तराखंड में जो एक मेन ग्लेशियर है उसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर, और उसी के नजदीक एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपत ग्लेशियर, और उसी के नजदीक एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है बंदरपुच पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर। तो तीन ग्लेशियर आपको याद रखने हैं, मैं बता दे रहा हूँ। पहले का नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर जो सबसे ऊपर है, बीच वाले का नाम है गंगोत्री, और तीसरे का नाम है सतोपत। उत्तराखंड में आपको तीन ग्लेशियर याद रखने हैं। रीजन टू है क्योंकि इन तीन ग्लेशियर से नदियां निकलेंगी, और वो नदियां हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन। तो पहले हम जब गंगा रिवर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो दो ग्लेशियर को देखते हैं। जब दो ग्लेशियर को देखेंगे तो ये है वो दो ग्लेशियर। तो इससे एक नदी निकली और इससे एक नदी निकली। तो देखिए यहाँ पर लोकेशन कम है, तो पहले एक मैं बड़े ट्रैक पर बनाकर दिखा देता हूँ आप लोगों को कि मान लीजिए ये एक ग्लेशियर है और ये ग्लेशियर है। इसका नाम है गंगोत्री और इसका नाम है सतोपत। तो इस गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है ऐसे, और सतोपत से एक नदी निकली ऐसे, और ये दोनों नदियां मिलकर जब आगे बढ़ी यहाँ से, इस पॉइंट से, तो देखिए इस नदी का नाम है भागीरथी। भागीरथी। और इसका नाम है इधर वाले का अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा। अब जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं तब जो नदी बनती है उसे गंगा कहते हैं। लेकिन इन जनरल भागीरथी को भी गंगा कहा जाता है। इन जनरल भागीरथी को भी गंगा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक ट्रेडिशनल मैथोलॉजिकल एक कहानी है कि एक राजा हुआ करते थे भागीरथ। राजा भागीरथ ने तपस्या की, और तपस्या करके ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा कि आप अपनी पुत्री गंगा को पृथ्वी पर भेजो। आप अपनी पुत्री गंगा को पृथ्वी पर भेजो। तो उसके पीछे रीजन ये था कि राजा भागीरथ के जो वंशज थे, जैसे आप श्राद्ध चल रहे हैं तो श्राद्ध में अपने जो पितृ होते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए कोई यज्ञ कराता है, कोई पिंडदान करता है, कोई कुछ करता है। तो राजा भागीरथ के जो वंशज थे, पितृ थे, उनको श्राप मिला हुआ था ऋषियों का कि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और उनकी अस्थियां विसर्जित नहीं होंगी और उनकी अस्थियां पृथ्वी पर ही पड़ी रहेंगी। तो ऐसे श्राप के कारण उनके जो राजा भगीरथ के जो वंशज थे, पुराने जो पितृ थे, वो भटक रहे थे इसी लोक। तो राजा भागीरथ ने अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की। एक ऋषि ने बताया कि इस विसर्जन के लिए सबसे पवित्र जो है वो गंगा, वो पृथ्वी पर उनको लाया जाए और उसमें विसर्जित किया जाए अस्थियों को, तो ही उनकी आत्मा को शांति मिले। तो राजा भागीरथ ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी से वर में ये मांगा कि आप अपनी पुत्री को पृथ्वी पर भेजें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि माय डियर सन, मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि मेरी जो पुत्री है गंगा वो बहुत ही नटखट, चुलबुली स्वभाव में, उसका जो मन है चंचल है, और वो नटखट इतनी है कि उसका इतना तीव्र वेग है कि आप उसको नियंत्रित नहीं कर सकते। अगर पृथ्वी पर लोक पर गई तो पृथ्वी लोक पर जाने के बाद वो सब नष्ट कर देगी। उसकी तीव्रता के सामने कुछ नहीं टिक पाएगा और सब चीज नष्ट हो जाएगी। तो अब समस्या में फिर से राजा भगीरथ। तो राजा भगीरथ मिले नारद जी से। नारद जी ने उपाय बताया कि आप जाओ विष्णु जी, किसके शिव जी के पास। तो शिव जी की तपस्या करी तो शिव जी को प्रसन्न करा।
अब शिव जी को प्रसन्न करा, तो शिव जी को प्रसन्न करा तो कहा कि नारद जी ने उपाय बताया था कि अगर गंगा की धारा को कंट्रोल करना है तो पृथ्वी पर एक ही आदमी है जो विष को पूरे पृथ्वी पर हलाहल को फैलने से, जिसने पृथ्वी को एक बार बचाया था पहले, दोबारा भी पृथ्वी को वही बचाएगा, और वो है भोलेनाथ। तो राजा भगीरथ फिर शिव की तपस्या में लगे, उनको प्रसन्न किया और उनसे निवेदन किया कि पृथ्वी पर गंगा की धारा को नियंत्रित करने में आप मेरी मदद करेंगे। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है, वर के तौर पर। तो ब्रह्मलोक से जब गंगा पृथ्वी पर उतरी तो वहां पर कहा जाता है कि नीलकंठ महादेव वहां पर थे, और शिव की जटाओं में गंगा ने लैंडिंग करी। तो शिव की जटाओं ने स्पीड ब्रेकर का काम करा, और वो फिर धीरे धीरे धारा राजा भागीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। अब राजा भागीरथ के पीछे पीछे चली तो जिस स्थान पर धारा वो निकली, उस स्थान पर पहली धारा जब गिरी शिव की जटाओं से निकलने के बाद, तो उस स्थान को कहा गया गंगोत्री। और गंगोत्री और उसी स्थान को कहा गया उसी नदी को कहा गया भागीरथी, क्योंकि गंगा को पृथ्वी पर लेकर आने वाले राजा थे भागीरथ, इसलिए गंगा को भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अब ये भागीरथी इधर से निकली, इधर से अलकनंदा, और ये बन गई गंगा। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि बताओ गंगा किन दो नदियों का मिश्रण है, तो भागीरथी और अलकनंदा का। अदरवाइज भागीरथी ही गंगा है, गंगा ही भागीरथी है। और अगर पूछे कि गंगा कहाँ से निकली है, तो गंगा निकली है गंगोत्री से, क्योंकि भागीरथी निकली है गंगोत्री से, तो गंगा का नाम ही भागीरथी है और भागीरथी का नाम ही गंगा है। तो कुछ भी आप देख सकते हैं, एग्जाम में जो आए आप उस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर लगा देंगे। अब यहां से निकलने के बाद ये आगे बढ़ती है। तो जिस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं उसे कहते हैं देवप्रयाग। अब ध्यान से देखिए, ये है गंगोत्री और ये है सतोपत। ये यहाँ से निकली, ये यहाँ से निकली, एक धारा आगे बढ़ी और ये बढ़ के आगे यूपी में पहुंच गई। यूपी से चल रही है ऐसे, फिर बिहार में पहुंच गई, बिहार से पहुंची है झारखंड में, झारखंड से जैसे ही बंगाल में पहुंची, पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में यहाँ पर एक डैम है, बैराज है। इस बैराज का नाम है फरक्का बैराज या फरक्का डैम। इस फरक्का डैम से, फरक्का डैम इसलिए बनाया गया है कि गंगा को बांग्लादेश में पानी को जाने से कम करना। तो पानी को बांग्लादेश में छोड़ दिया जाता है आगे, और उसकी एक धारा को इधर पश्चिम बंगाल में मोड़ दिया जाता है। तो गंगा यहाँ से पश्चिम बंगाल में मुड़ गई है फरक्का बैराज से, बाकी मेन जो धारा है वो सीधी चली गई है बांग्लादेश में, और इधर से आने वाली ब्रह्मपुत्र से जाकर इधर मिल गई। तो जब गंगा बांग्लादेश में जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, गंगा बांग्लादेश में जाती है तो उसे किस नाम से जाता है, पद्मा। और इधर से आ गई जमुना, और जमुना और पद्मा मिली तो बन गई मेघना। तो ये मैं बात बता चुका हूँ। अब आगे जब इधर आते हैं तो ये बन गई हुगली। अब इसी हुगली नदी के किनारे यहाँ पर बना हुआ है कलकत्ता, कलकत्ता शहर और हावड़ा ब्रिज इसी हुगली पर बसा हुआ है। तो देखिए, गंगा पर प्रश्न क्या बनेगा पहला, कि गंगा की लंबाई कितनी है। तो अच्छा, कौन बताएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ अभी। किसको पता है गंगा की लंबाई, कौन बताएगा। चलिए, काफी बच्चे ठीक बता रहे हैं। तो जो गंगा की लंबाई है वो है 25 किलोमीटर। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की, भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है। ठीक है, ये भारत के बाहर, उधर वाली भारत के बाहर। अब आपसे पूछा जाएगा गंगा की लंबाई, गंगा कहाँ से निकली, देन यू विल से गंगोत्री से। गंगा कितने में नदियों का मिश्रण है, तो दो, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा किस स्थान पर गंगा से मतलब मिलती हैं अगर एक स्थान पर, तो देवप्रयाग।
अब देखिए, ये हो गए उत्तराखंड में गंगा के प्रश्न। अब गंगा कितने राज्यों से होकर जाती है? तो देखिए गंगा कितने राज्यों से होकर जा रही है, काउंट कीजिए। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, फिर झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो बच्चे झारखंड को छोड़ देते हैं और 4 राज्य लगा जाते हैं। झारखंड को बहुत कम बच्चे काउंट करते हैं। तो गंगा 5 राज्यों से होकर जा रही है और एक देश, बांग्लादेश। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गंगा यूपी में प्रवेश करा, और यूपी में प्रवेश करने के बाद क्या होता है, देखिए पहले ये पहाड़ है और फिर ऐसे प्लेन इलाका है, मैदानी। तो गंगा यहाँ से निकली गंगोत्री से, तो ऐसे फ्लो होती हुई आ रही है, पहाड़ों से नीचे उतरी यहाँ पर। तो पूछा जाता है कि गंगा, तो मैं ये बात कर रहा था कि जब गंगा पहाड़ों से निकलकर मैदान पे आती है ऐसे, तो पूछा जाता है कि गंगा पहाड़ों से सबसे पहले मैदान पे कहाँ उतरी, प्लेन्स पर कहाँ उतरी? तो आप गए होंगे हरिद्वार। तो गंगा पहाड़ों से उतरकर मैदानी भाग में, इन प्लेन्स, सबसे पहले आती है हरिद्वार में। ठीक है। तो गंगा यहाँ से जैसे मान लो निकली, तो यहाँ से निकलने के बाद जब पहाड़ों से उतर कर आएगी मैदान में, तो मैदान में आएगी सबसे पहले हरिद्वार में, और हरिद्वार के बाद फिर आगे बढ़ेगी और यूपी में प्रवेश करेगी। यहाँ पर पूछा जाता है कि गंगा यूपी में किस जिले से प्रवेश करती है, किस डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती है? तो बता देंगे, यूपी में एक जिला है बिजनौर। यूपी में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है गंगा उत्तराखंड से। तो देखो पहले हमने देखे उत्तराखंड के अंदर गंगा के क्वेश्चन, वो क्या, कि गंगा गंगोत्री से निकली, गंगा को भागीरथी, वो दूसरी शतोपथ से अलकनंदा, दोनों मिल गई देवप्रयाग पर, वहां से आगे बढ़ी जय धारा गंगा। गंगा उतरी मैदान में, तो मैदान में उतरने पे हरिद्वार, आगे बढ़ी, फिर यूपी में एंट्री हुई। तो यूपी में एंट्री होते ही किस जिले से, बिजनौर जिले से। अब यूपी में एंट्री करने के बाद गंगा यहाँ से चल रही है, ये आ गई है। अब यूपी में गंगा से प्रश्न देखेंगे, तो पहला प्रश्न बिजनौर जिला। दूसरा, यूपी में गंगा के किनारे आपसे पूछा जाएगा कौन सा शहर बसा हुआ है। तो गंगा के किनारे बहुत से शहर हैं, लेकिन एक प्रमुख शहर है जिसका नाम है कानपुर। एक प्रमुख शहर है जिसका नाम है कानपुर, जिसको भारत की चमड़ा नगरी, लेदर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। लेदर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ बसा हुआ है कानपुर। उसके बाद इलाहाबाद, प्रयागराज और बहुत सारी जगह हैं जो गंगा के किनारे बसे हुए यूपी में। तो उन पर हम नहीं जाएंगे, मेन है जो लेदर सिटी है वो देख लिया। अब देखिए इसी उत्तराखंड में एक और पॉइंट रह गया है बस, कि यहाँ हिमालय की पहाड़ियों से ही एक नदी निकलती है, और वो मैं अभी चलो ट्रिब्यूटरी कराऊंगा तो मैं बताता हूँ। अभी अभी ट्रिब्यूटरीज देखेंगे। तो पहले देखिए, अब ये यूपी में आई, यूपी में आने के बाद आगे बढ़ी। तो देखिए यहाँ पर ये वी टाइप पे बन रहा है एरो। अब ये जो स्टेट है बिहार, तो बिहार को बीचों बीच से 2 भागों में बांट दिया, और ऐसे प्रवेश कर गई फिर झारखंड। तो आपसे पूछा जाएगा कि बिहार की जो शेप है वो कैसी है, तो आप बताएंगे रेक्टेंगल शेप है। पेपर में प्रश्न आ चुका है। और बिहार को 2 बराबर भागों में जो नदी बांटती है वो कौन सी नदी है? वो है गंगा। नॉर्थ बिहार एंड साउथ बिहार। बिहार का शेप रेक्टेंगुलर शेप है, देखिए। और बिहार को 2 बराबर भागों में बांटने वाली नदी गंगा, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार। ठीक है। उसके बाद ये वेस्ट बंगाल, झारखंड में गई, और झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल में गई। अब देखिए गंगा में इधर से आकर नदियां मिलेंगी, और फिर इधर से भी आकर नदियां मिलेंगी, ऐसे ये गंगा सिस्टम बन गया। तो पहले हमने देखा गंगा का रूट, गंगा की फ्लोटिंग डायरेक्शन।
अब हम देखते हैं गंगा की ट्रिब्यूटरी। तो जो इस तरफ वाली ट्रिब्यूटरी है वो क्या कहलाएंगी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और इस तरफ वाली जो कहलाएंगी वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। क्यों? क्योंकि गंगा की डायरेक्शन अब इस तरफ है। तो पहले हम देखते हैं लेफ्ट बैंक से गंगा में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। तो देखिए, हिमालय की पहाड़ियों से ही एक नदी निकलती है और ऐसे आकर, सॉरी, ऐसे आकर मिल जाती है गंगा में। इस नदी का नाम है रामगंगा। कौन सी गंगा? रामगंगा। यहाँ पर एक नेशनल पार्क है और ये नदी जो आई उस नेशनल पार्क के बीचों बीच से होकर आती है। तो पूछा जाता है कि रामगंगा नदी किस नेशनल पार्क के बीचों बीच से होकर जाती है और फिर गंगा नदी में मिल जाती है। तो रामगंगा नदी भारत के पहले नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से होकर जाती है, जो कि उत्तराखंड में। इस नेशनल पार्क का क्या नाम है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये जाकर जिम कॉर्बेट के बीचों बीच से होकर जाती है और फिर जाकर गंगा मिल जाती है। तो गंगा में सबसे पहले लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदी रामगंगा नदी है, सबसे पहली नदी। उसके बाद देखिए, यहाँ पर यूपी में एक जिला है पीलीभीत। इसी पीलीभीत नामक जिले में एक झील है फुलहर झील। यूपी में एक जिला है पीलीभीत। पीलीभीत में टाइगर रिजर्व भी है और उसी पीलीभीत में फुलर झील भी है। तो पीलीभीत में फुलर झील है और इसी पीलीभीत के फुलर झील से एक नदी निकलती है और ऐसे जाकर गंगा में मिल जाती है। और इसी नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है और इस शहर का नाम है लखनऊ, जो कि यूपी की राजधानी है। अब आप देखिए, लखनऊ और कानपुर में ज्यादा गैप नहीं है, हार्डली 80 किलोमीटर का फर्क है लखनऊ और कानपुर। लेकिन प्रश्न में बच्चे लगा देते हैं कि लखनऊ गंगा नदी के किनारे है। नहीं, लखनऊ इस नदी के किनारे है जो फुलर झील से निकली। अब ये नदी जो है उसका क्या नाम है? इस नदी का नाम है गोमती नदी। गोमती रिवर। तो देखिए, गंगा में दो नदियां मिल गई अगर लेफ्ट साइड से, पहली रामगंगा, दूसरी गोमती। ठीक है। अब देखिए, यहां से नेपाल से एक नदी निकलेगी ऐसे, और ऐसे जाकर मिलेगी गंगा में। नेपाल की पहाड़ी क्षेत्र से नदी निकलेगी और ऐसे जाकर मिल जाएगी गंगा में। थोड़ा सा और इसका ट्रैक इधर बना देता हूँ। अब इस नदी का जो नाम है वो नाम है सरयू नदी। क्या नाम है? सरयू नदी। इस नदी का जो नाम है, इसका नाम है सरयू, और इसे घाघरा नदी भी कहा जाता है। इसे घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी के किनारे यहाँ पर बसी हुई है अयोध्या नगरी, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर अयोध्या नगर बसा हुआ है। आपसे पूछा जाएगा अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सरयू या घाघरा। कहाँ से निकलती है? नेपाल से। नंबर 3 हो गई। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो नेपाली पहाड़ के क्षेत्र से यहाँ से एक नदी निकलती है और ऐसे जाकर मिलती है आगे। एक मिनट। यहाँ से ऐसे निकली और ऐसे जाकर बॉर्डर बनाते हुए जाकर यहाँ मिल गई।
इस नदी का नाम है गंडक नदी। इस नदी का नाम है गंडक नदी और इसे शालिग्रामी के नाम से भी जाना जाता है। शालिग्रामी के नाम से भी जाना जाता है। अब गंडक नदी भी नेपाल की पहाड़ियों से निकली और यूपी और बिहार के बीच में बॉर्डर बनाते हुए यहाँ पर जाकर मिल गई। शालिग्रामी नदी क्यों? क्योंकि इसमें शालिग्राम के पत्थर पाए जाते हैं। आपने देखे होंगे छोटे छोटे काले काले पत्थर होते हैं शालिग्राम के, इसलिए इसको शालिग्रामी नदी के नाम से भी जाना जाता है। उसी के बाद यहाँ से एक नदी निकली है, इसको बोलते हैं बूढ़ी गंडक, ओल्ड गंडक। एक है गंडक और दूसरी है बूढ़ी गंडक। उसके बाद यहाँ से एक नदी आएगी, इस नदी का नाम है कोसी रिवर। ये भी नेपाल की पहाड़ियों से आती है। अब कोसी रिवर बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ लाती है। कोसी नदी के कारण ही सबसे ज्यादा बाढ़ आती है बिहार में, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है, सौरो ऑफ बिहार। और कोसी नदी भारत की एक ऐसी नदी है जो सबसे ज्यादा रास्ता बदलती है, मार्ग बदलने वाली। सबसे ज्यादा रास्ता बदलने वाली नदी कोसी नदी। इनके बीच में और नदियां हैं, जैसे बूढ़ी गंडक के बाद कमला नदी, बागमती नदी, मेची नदी, बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन मेन हमें बड़ी बड़ी देखनी है। उसके बाद एक नदी आती है इधर से ही, नेपाल की तरफ से ही, और ऐसे आकर मिलती है। इस नदी का नाम है महानंदा नदी। महानंदा रिवर। तो देखिए, सबसे पहली नदी जो गंगा में मिली, रामगंगा। और सबसे आखिरी नदी जो गंगा में आकर मिली, महानंदा। तो लेफ्ट बैंक में आप देखेंगे कि कितनी नदियां हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। अब आप मुझे बताना प्रश्न को देखकर, समझकर, सोचकर, कि गंगा नदी की वह कौन सी सहायक नदी है जो नेपाल हिमालय से नहीं निकली। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की वह कौन सी नदी है जो नेपाल हिमालय से नहीं निकली? अरे हिमालय मतलब हिमालय से नहीं निकली, नेपाल हिमालय या हिमालय से नहीं निकली। हिमालय से नहीं निकली, ये मेरा प्रश्न है। नेपाल छोड़ो, हिमालय से नहीं निकली। नेपाल हिमालय का मतलब नेपाल और हिमालय, ना तो हिमालय से निकली है ना नेपाल से निकली। तो वो एक ही नदी है जो आपको दिखाई दे रही है, गोमती नदी। और इस पर, इसी को आधार पर प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा नदी की वह कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो भारत से ही निकली है, भारत के बाहर से नहीं निकली, यानी हिमालय से नहीं निकली। तो वह है गोमती। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई। अब इसमें एक पॉइंट देखिए, ये है कोसी नदी, इसे बिहार का शोक कहते हैं। सबसे ज्यादा रास्ता बदलने वाली नदी भी यही है। अब ये है महानंदा नदी। अब इन दोनों नदियों, ये महानंदा नदी की एक छोटी सी सहायक नदी है, इसका नाम है मेची नदी। महानंदा की एक छोटी सहायक नदी है, इसका नाम है मेची रिवर। तो बिहार सरकार ने क्या करा है, इस मेची और कोसी नदी के पानी को जोड़ दिया है एक कैनाल बनाकर। जैसे कोसी नदी बह रही है, ये मेची नदी, तो यहाँ से कैनाल बना दिया है, इन दोनों के पानी को जोड़ दिया।
इसमें पानी ज्यादा हो जाता है तो इधर भेज देते हैं, इसमें पानी ज्यादा होता है तो इधर भेज देते हैं। इससे क्या होता है कि बीच के जो क्षेत्र हैं इसमें क्या होती है, इरिगेशन सप्लाई, पानी की सप्लाई पूरी तरीके से हो पाती है। तो इसे कहते हैं कोसी मेची रिवर वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट। इसका नाम रखा गया है कोसी मेची रिवर वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट, और ये बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई। कोसी मेची रिवर वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो मेची इज ट्रिब्यूटरी या मेची इज ब्रांच ऑफ महानंदा रिवर। तो ये निकली गंगा नदी, इस तरीके से फ्लो होती हुई जा रही है। इधर से आई रामगंगा, इधर से आई गोमती, इधर से आई घाघरा, इधर से आई गंडक, इधर से आई बूढ़ी गंडक, इधर से आई कोसी, फिर महानंदा, और यहीं से एक निकली इसकी मेची, और ये दोनों को जोड़ दिया गया कोसी मेची। क्या इतनी कहानी सभी को क्लियर है? बताओ मुझे। यहाँ तक के डिस्कशन में किसी को कोई डाउट? एनीवन? अब चलते हैं राइट बैंक। तो राइट बैंक पर चलेंगे तो मैंने बताया था यहाँ पर यमुनोत्री ग्लेशियर है। तो यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकली, यमुना नदी, और वो ऐसे निकलकर हरियाणा में जाती है, हरियाणा से ऐसे घूमते हुए दिल्ली में, दिल्ली से निकलने के बाद फिर यूपी में, और यूपी में होते हुए जोते हुए चलते 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 यहाँ पर इलाहाबाद के पास गंगा नदी में मिल जाती है, और इस नदी का नाम है यमुना नदी। इस नदी का नाम है यमुना, और गंगा नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। तो यमुना नदी कितने राज्यों से? उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी, और इंक्लूडिंग दिल्ली। दिल्ली इज नॉट स्टेट, ये यूनियन टेरिटरी। उत्तराखंड, हरियाणा और यूपी, तीन राज्यों से होकर जाती है यमुना नदी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि यमुना नदी से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, और गंगा से। तो देखिए राइट बैंक में यमुना आई, उसके बाद ध्यान से देखिए यहां से एक नदी निकलेगी ऐसे, और जाकर मिलेगी यमुना में, फिर यहीं से एक और नदी निकलेगी, फिर जाकर मिलेगी यमुना में, यहीं से फिर एक और नदी निकलेगी, जाकर मिलेगी यमुना में, और वंस मोर एक नदी निकलेगी, जाकर मिलेगी यमुना में, और यहीं से एक और नदी मिलेगी, वो जाकर मिलेगी डायरेक्ट गंगा में, और यहीं से एक और नदी निकलेगी जो डायरेक्ट फिर से जाकर मिलेगी गंगा में। तो गंगा में राइट बैंक पर जो नदियां मिल रही हैं वो सिर्फ तीन ही नदी हैं जो डायरेक्ट मिल रही है, यमुना और ये दो नदियां। ये तीन ही नदियां ऐसी हैं जो डायरेक्ट मिल रही हैं गंगा में, बाकी जो नदियां हैं वो यमुना के थ्रू मिल रही है। तो देखिए यह है चंबल नदी, यह है सिंध नदी, सिंधु नहीं सिंध, यह है बेतवा नदी, यह है केन नदी, KEN। चंबल सिंध बेतवा केन, ये है टोन्स, TONS, और उसके नीचे है सोन, SON। सन नहीं है, सोन है। तो चंबल, सिंध, बेतवा केन, टोन्स और सोन। चंबल सिंध बेतवा केन, चंबल सिंध बेतवा केन, चंबल सिंध बेतवा केन, टोन्स और सोन। तो देखो चार नदियां ऐसी हैं जो यमुना के थ्रू गंगा में मिल रही हैं, और दो नदियां ऐसी हैं जो डायरेक्ट मिल रही हैं।
कौन कौन सी हैं? टोन्स और सोन। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ राइट हैंड साइड में यमुना से कौन सी नदियां डायरेक्ट आकर मिलती हैं और कौन सी नदियां इनडायरेक्ट मिलती हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन। तो 3 नदियां हैं जो डायरेक्ट मिलती हैं, 2 नदियां हैं इधर से, 4 नदियां हैं जो इनडायरेक्ट मिलती हैं। ठीक है, तो यमुना के माध्यम से चंबल, सिंध, बेतवा, केन जाकर मिलती हैं और बाकी टोंस और सोन डायरेक्ट मिलती हैं। तो अभी हम इधर से इतना ही देखेंगे, बाकी की नेक्स्ट क्लास में हम इनके बारे में पढ़ेंगे, चंबल नदी के बारे में, सिंध के बारे में, बेतवा, केन, टोंस और सोन। अब देखिए गंगा नदी में अभी मैं सिर्फ आपको इतना बता दे रहा हूँ, ये आई गंगा नदी, ध्यान से देखिएगा, इधर से रामगंगा, इधर से गोमती, इधर से घाघरा, इधर से गंडक, इधर से बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, हो गई नदियां। इधर मेची और कोसी मिल गई, इधर से निकली ऐसे यमुना नदी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और ये जाकर मिली सोन। सोन नदी, गंडक नदी और गंगा नदी तीनों के बीच पर है पटना। पटना 3 नदियों के, बिहार की राजधानी पटना 3 नदियों के संगम पर है। पटना के समीप ही है हाजीपुर, हाजीपुर में जाकर मिलती है गंडक नदी, पटना के पास ही मिलती है सोन नदी और गंगा नदी पटना के किनारे से बगल से जा ही रही है। तो पटना के बगल में 3 नदियां हैं, या पटना 3 नदियों के संगम पर है, गंडक, सोन और गंगा। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम कहलाता है गंगा रिवर सिस्टम। इसमें से प्रश्न जो थे मैंने बता दिए। गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है यमुना नदी। अब हम यमुना पर अलग से प्रश्न पढ़ेंगे, चंबल पर अलग से प्रश्न पढ़ेंगे, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन इनके क्वेश्चन देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। जैसे आपको दिखाया इधर कि रामगंगा नदी की क्या इंपॉर्टेंस है, गोमती की क्या इंपॉर्टेंस है, घाघरा की क्या इंपॉर्टेंस है, ये तो ये हम देखेंगे। ठीक है, तो एक एक नदी का, तो कि इधर की ही नदियों का ओरिजिनेशन हिमालय से पूछ लिया जाता है, लेकिन इधर की नदियों का ओरिजिनेशन आपको बताना पड़ेगा कहाँ कहाँ से होता है। किसी का जान पाओ की पहाड़ी से, तो किसी का कहीं से, किसी का कहीं से, और इधर की नदियों का ओरिजिनेशन एग्जाम में आ जाता है।